नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 दिसंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल, लेइंग द फाउंडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ। अब ये जो आर्टिकल है दोस्तों, इसको लिखा है डॉक्टर सी रंगराजन साहब ने। सी रंगराजन साहब चेयरमैन रह चुके हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई की। तो बहुत बड़ी शख्सियत है मिस्टर सी रंगराजन जी। और यहाँ पे रंगराजन साहब ने बताया है कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से आगे ग्रो कर सकती है, कैसे हमारी इकोनॉमी को आगे ग्रो कराया जा सकता है। तो मतलब इकोनॉमी का फोरकास्ट दिया है, कैसे 2021-22 में अगर हमको ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन करना है तो उसके लिए इस साल क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कुछ बिल्कुल ही क्रूड स्टैटिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, ये भी इस आर्टिकल में रंगराजन साहब ने दिए। तो एक मेजर आर्टिकल, बहुत सी इंफॉर्मेशन हो, ठीक ठाक टाइम लगेगा इसको डिस्कस करने में। नेक्स्ट है स्टॉपिंग द स्लाइड ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। ये भी बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को लिखा है डॉक्टर सत्य मोहंती जी ने। ये फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे जो हेल्थ केयर सेक्टर है, पहली बात तो आयुष्मान भारत स्कीम, नो डाउट जो आयुष्मान भारत स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई है, बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन किस तरीके से आयुष्मान भारत स्कीम का गलत इस्तेमाल किया है प्राइवेट हेल्थ केयर ने इंडिया में, इसके बारे में बताया गया। और कैसे का जो इंडिया का पूरा प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है वो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। क्या किया जा सकता है इस प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को और इंक्लूसिव बनाने के लिए। बहुत सी इंफॉर्मेशन और बहुत से स्टैटिस्टिक्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी दिए गए हैं। तो आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन होगा ना, ये पहले दो आर्टिकल्स के ऊपर ही फोकस्ड होगा क्योंकि इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। तीसरा ये वाला आर्टिकल, इसको मैं अलग से डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में बहुत बार पहले बात हो चुकी है। 2-3 दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में भी आपको ये बताया है और एडिटोरियल में भी बात की है कि भाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो जुडिशियल इंक्वायरी टाइप की चलाई थी जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार के अगेंस्ट, जिसमें यह लग रहा था कि शायद आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट प्रेसिडेंट रूल लगवाना चाहता है आंध्र प्रदेश में, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से बोला है कि आप जुडिशियल ओवररीच कर रहे हैं। प्रेसिडेंट रूल लगाना इज द प्रेरोगेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव। आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बोल रहा है कि यू आर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की है। तो ये आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करने का इसको मतलब है नहीं। फिर एक ये और इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्मोल्डरिंग अनरेस्ट। लेबर रिफॉर्म्स की जब बात आती है, लेबर इश्यूज की बात आती है इंडिया में, तो ये भी एक बहुत बर्निंग टॉपिक है। विंस्ट्रॉन नाम का एक ताइवानीज सप्लायर है। विंस्ट्रॉन एक ऐसी कंपनी है जो कि दुनिया भर में अपनी इंडस्ट्रीज चलाती है और एप्पल और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो अपने प्रोडक्ट्स को इनकी फैक्ट्रीज में बनाते हैं। और विंस्ट्रॉन की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कोलर नाम की जगह पे कर्नाटका में। और वहां पे रिसेंटली कुछ इशू हुआ था। तो वो इशू क्या था और उसके रिस्पेक्ट में अभी क्या हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। फिर एक और आर्टिकल है शक्ति एक्ट को लेके। तो ये तो खैर मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शक्ति एक्ट है, तो वुमेन सेफ्टी को लेके इसमें क्या क्या प्रॉब्लम उसके बारे में बात की गई है, आज समय नहीं है। ये एक रोज जर्नलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल निकलता है मंडे को, इसको हम हमेशा स्किप करते हैं और फार्म लॉ से रिलेटेड एक आर्टिकल है। बेसिकली यहाँ पे मैं 3 ही आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ। रीजन ये कि इन 3 आर्टिकल्स में ही काफी समय लगने वाला है और दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टूडेज एडिटोरियल। तो सबसे पहले बात करते हैं लेइंग द फाउंडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ। द डिक्लाइन इन 2021 caused by the pandemic can be addressed only if Indian economy grows at 8% in 2021-22। देखिए ये जो साल रहा है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। एक्स्ट्रा अच्छे सेंस में बात नहीं हो रही, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा बुरे सेंस में बात हो रही है। एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस थी और बहुत सालों बाद, डेकेड्स बाद ऐसा हुआ है कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से आ रही है। पहले जो भी डिप्रेशन आया था कहीं ना कहीं उसके लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, चाहे आप 2009 की सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस की बात कर लीजिए, चाहे 1930 की बात कर लीजिए, किसी की भी बात करिए। लेकिन इस साल जो रिसेशन आ रहा है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, वो आ रही है नोवल कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते। दुनिया भर की इकोनॉमी ठप हो गई है, वायरस ने सबको तबाह करके रख दिया। और ये तो हमको पता ही है कि क्वार्टर 1 में इंडिया की इकोनॉमी 23.9% से डिक्लाइन हुई है, क्वार्टर 2 में 7.5% से डिक्लाइन हुई है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी जुबान पर रटे होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज बोलना भूल गया दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन मैं नहीं बताता हूं तो आप में से कुछ लोग भूल जाते हैं, इसलिए बताता हूं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोल के चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जरूर से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए भाई आगे बात करते हैं। भाई अब ऑलमोस्ट हम लोग 2021 में एंट्री मार रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 21 दिसंबर ऑलरेडी हो चुकी है।
तो भैया 2020-21 कैसा था? 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 31 मार्च 2021 को ये खत्म हो जाएगा। 2021-22 में क्या प्रोस्पेक्ट बनते हैं? सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? फरवरी 2021 में जो बजट आएगा वो कैसा होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में, इसके बारे में कुछ बातें करी हैं यहां पे सी रंगराजन साहब ने स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो पहला स्टैटिस्टिक क्या दे रहे हैं सी रंगराजन साहब? ये आपके सामने लिखा हुआ है। We know that the GDP numbers for the first half of 2021, reductions in the first half of GDP at 2011-12 prices। देखिए यहां पे बेस ईयर से कंपेयर किया जा रहा है जीडीपी को। 2011-12 के प्राइसेस पे अगर आप 2019-20 की पहले हाफ की जीडीपी यानी पहले 2 क्वार्टर्स यानी पहले 6 महीने की जीडीपी 2019-20 की कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2011-12 प्राइसेस और विद रिस्पेक्ट टू 2011-12 प्राइसेस फर्स्ट हाफ ऑफ जीडीपी आप कंपेयर करेंगे 2021 की, तो अप्रोक्सीमेटली 11,15,879 करोड़ रुपए कम है जीडीपी पहले 6 महीनों में 2021 की विद रिस्पेक्ट टू 2019-20 अकॉर्डिंग टू 2011-12 प्राइसेस, जो कि है समवेयर अराउंड 7.66% ऑफ 2019-20 जीडीपी। यहां पे एब्सोल्यूट फिगर्स में कुछ स्टैटिस्टिक दिया गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, 2011-12 को बेस में मान के, जब 2011-12 को आप बेस में मानते हो मतलब आप इन्फ्लेशन वाले फैक्टर को बिल्कुल हटा दे रहे हो, तो 2020-21 के पहले 6 महीनों में जो जीडीपी है वो 2019 के पहले 6 महीनों से 11,15,000 करोड़ लमसम कम है, विच इज समवेयर अराउंड 7.66% ऑफ 2019-20 जीडीपी। अब अगर मान लिया जाए कि सेकेंड हाफ ऑफ जो जीडीपी है, मतलब कि जो क्वार्टर 3 है और क्वार्टर 4 है, तो अगर हम ये एज्यूम करें कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में हम कोई ग्रोथ नहीं करते हैं और हम रिड्यूस भी नहीं होते हैं, तो ओवरऑल पूरे साल के जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग 7.7% पे रोक सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर होगा। ऐसा बोल रहे हैं कौन? ऐसा बोल रहे हैं यहां पे डॉक्टर सी रंगराजन साहब। अब यहां पे एक एस्टिमेट दिया हुआ है राजा सी रंगराजन साहब ने, और एक इनके साथ इनके आप कह सकते हैं कि दोस्त है, मित्र है, डी के श्रीवास्तव जी। इन्होंने क्या बोला है कि चलिए भाई हम ये मान लेते हैं कि क्वार्टर 3 में जीडीपी नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ नहीं है, लेकिन इस चीज के पूरे चांसेस है कि हो सकता है क्वार्टर 4 में जीडीपी में थोड़ा इंक्रीज हो जाए। क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 का कंपैरिजन कैसे हो रहा है? क्वार्टर 3 ऑफ 2021 कंपेयर टू क्वार्टर 3 ऑफ 2019-20, क्वार्टर 4 ऑफ 2021 तो क्वार्टर 4 ऑफ 2019-20, तो मतलब पिछले साल के क्वार्टर से, पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर से कंपैरिजन होता है। तो क्वार्टर 1 में हम कम हुए 24%, क्वार्टर 2 में हम कम हुए लगभग 7.5%, क्वार्टर 3 में मान लीजिए हम कम नहीं होते ना बढ़ते हैं, और क्वार्टर 4 में मान लीजिए हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो ऐसे केसेस में ओवरऑल जो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 2020-21 में, इसको 6 to 7% तक लिमिट किया जा सकता है। और अगर हम 6 to 7% तक इसको लिमिट कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। रीजन बीइंग कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने यह बोला है कि इंडिया में जीडीपी भैया 10.3% तक नीचे जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी इस जीडीपी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जैसे कि कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ये इंप्रूव हुए हैं। कोल, स्टील और सीमेंट का आउटपुट इंप्रूव हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अक्टूबर 2020 में पॉजिटिव गया है। प्राइवेट सेक्टर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ऑब्वियसली बात है टाइम लगेगा रिकवर करने में, बट जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी रिकवर करने लगेगा, सर्विस सेक्टर भी रिकवर करने लगेगा। तो ओवरऑल अगर हम पूरे साल में अपनी जीडीपी के डिक्लाइन के रेट को -6 to -7% तक ले जाएं, तो वो किसी भी हाल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के -10.3% से तो अच्छा ही है। तो जितनी सिचुएशन खराब हमको शुरुआत में लग रही थी जब लॉकडाउन लगा था, उतनी सिचुएशन खराब होती नजर नहीं आएगी। उसके बाद एक और बात कह रहे हैं यहां पे रंगराजन साहब। रंगराजन साहब कह रहे हैं कि मान लीजिए 6 से 7% तक हमारी, अब यहां पे बेस्ट सिनारियो की बात हो रही है, -10.3% से कम हम उसको गिरा पाए, -6 to 7% तक मान लीजिए हमारी इकोनॉमी गिरी। उसके बाद भी अगर हमें इस इकोनॉमी को रिकवर करवाना है, यानी 2019-20 के एंड में जो लेवल था वहां तक लेके जाना है, तो 2021-22 में कम से कम 8% की जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। और वो हो सकती है, क्योंकि भाई आप सोचो दोस्तों, मान लीजिए इकोनॉमी थी 100 पे, जीडीपी थी 100 पे, ये 7% घटी तो कहां पहुंचेगी? 93 पे पहुंचेगी। अब ये 93 का 8% मान लीजिए बढ़ती है, तो 8% कितना होगा? 8 3 24,
8 9 लगता 7.24, तो 7.24 इसमें जोड़ दीजिए तो 100.4, 100.24। तो भाई 100 से 7% का डिक्रीमेंट हुआ तो 93 पे आई, 93 में 8% का डिक्रीमेंट हुआ तो 100.24 पे आई, और 100 तो 2019-20 के एंड में ही थी। तो कुल मिला के ये जो 2 साल है ना, ये आपस में एक दूसरे को निगेट कर देंगे। तो 2020-21 में जितनी तेजी से इकॉनमी नीचे जा रही है, 2021-22 में अगर 8% से ग्रो करती है, तो 2021-22 के एंड पे हम वहीं खड़े होंगे जहां पे हम लोग 2019-20 के एंड पे खड़े थे। तो मतलब कि हमको अपने आप को 2019-20 के एंड वाले लेवल पे मेंटेन करने के लिए 8% का जीडीपी ग्रोथ चाहिए। मतलब हमारी इकोनॉमी को इस कोरोना के पैंडेमिक के चलते काफी नुकसान हो चुका है, और ये 8% की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब कोविड-19 के चक्कर में लगे रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरीके से हटा दिए जाएं, टूरिस्ट सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर पूरी तरीके से खुल जाए, सारे नेशंस दे कम बैक टू नॉर्मल स्टेट। केवल इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया भर की यहां पे बात हो रही है। ठीक है भाई। उसके बाद गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ना चाहिए। अब गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एक मेजर फैक्टर निकल के आता है जब भी इकोनॉमी की बात होती है। जब भी ओवरऑल इकोनॉमी नेचुरल तरीके से नीचे जा रही होती है, तो लोग सरकार की तरफ देखने लगते हैं कि सरकार खर्चा करे, क्योंकि सरकार के पास वो स्पेंडिंग कैपेसिटी है। प्राइवेट सेक्टर के जो एस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े ब्लीक है। रीजन भी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, और जब इकोनॉमी की हालत खराब चल रही है, जब एक डिमांड का स्लंप है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिमांड है नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर डरेगा इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन सरकार को क्या जरूरत है डरने की? सरकार के पास तो वो कैपेसिटी है ना कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए सब सरकार की तरफ देख रहे हैं कि भैया सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। अभी सरकारें कितना एक्सपेंडिचर करेंगी इसके बारे में तो कुछ कहना मुश्किल है। अगर आप पूरी दुनिया की बात करो तो कहीं ना कहीं इस पूरे महामारी का एक सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन दिख रहा है वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन आ जाए तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन अभी कुछ महीनों तक, एटलीस्ट 6-7 महीनों तक तो हम लोग 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि एक एफिशिएंट वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। अभी फाइजर जैसी वैक्सीन को यूके में अप्रूवल जरूर मिल गया है, उनको देना जरूर शुरू कर दिया गया है, बट वो लॉन्ग टर्म में कैसा इंपैक्ट दिखाती हैं ये देखना बाकी है। प्लस यूके में वैक्सीन दी जा रही है तो बाकी कंट्रीज ये देख रही होंगी कि भाई यूके में इस वैक्सीन का क्या इफेक्ट आता है, अगर अच्छा आता है तो हम लोग अपने यहाँ पे देंगे। तो इस तरीके की बहुत सी बातें यहाँ पे चल रही हैं दोस्तों। अगर सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस 2020-21 में एक्सट्रीमली अकोमोडेटिव है। अभी अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? 3 मेजर एलिमेंट्स निकल के आते हैं यहाँ पे अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के। रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट थ्रू चेंजेस इन पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट मतलब यहाँ रेपो रेट की बात हो रही है, यानी जिस रेट पे आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को, यानी पीएनबी, आईसीआईसी जैसे बैंक्स को पैसा दे रहा है, आप उस रेट को कम करो। तो बैंक इन देयर टर्म्स जब कस्टमर को पैसा देंगे तो अपने रेट को कम करेंगे, तो पैसा कस्टमर्स के पास कम इंटरेस्ट रेट पे पहुंचेगा, आसानी से पहुंचेगा। तो जब पैसा कस्टमर्स के पास आसानी से पहुंचेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी और भी बहुत सी रीजंस की वजह से बढ़ेगी, क्योंकि सरकार ने जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं उसमें भी काफी पैसा खत्म किया है, और कुछ रेगुलेटरी चेंजेस किए जैसे कि मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मतलब कि पैंडेमिक के समय पे अगर आपने 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है तो जो भी आपकी उसकी ईएमआई जाती थी वो आपने 6 महीने नहीं दी, और उसमें इंटरेस्ट केवल सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे लगाए, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं लगाए। तो उसके चलते कस्टमर्स की जेब में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा गया है। अब अगर आप इन तीनों स्टेप्स को मिला दो तो अच्छी खासी लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेक्ट की गई है। ओवरऑल रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट क्या बोलता है कि रिजर्व मनी, जिसको आप हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, ये नवंबर 2020 के एंड पे हो गया 15.3%। अब यहां पे एक नई चीज आ गई, भैया रिजर्व मनी क्या है? अभी बताता हूं रिजर्व मनी क्या है, थोड़ा सा रुकिए। उसके बाद मनी सप्लाई की बात की जाए तो मनी सप्लाई 12.5% से बढ़ी है। अब रिजर्व मनी 15% से बढ़ा है, मनी सप्लाई 12.5% से बढ़ी है, मतलब इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी 12.5% से बढ़ी है, जबकि ओवरऑल मनी सप्लाई 15% से बढ़ी है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा पब्लिक के पास नहीं पहुंचा, कुछ पैसा बैंकों में रिजर्व की तरह रह गया। तो अब इतनी एक्सेस लिक्विडिटी बढ़ी है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये पूरी चीजें समझने के लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा क्या रिजर्व मनी क्या होती है। इस पे वापस आते हैं, पहले आप रिजर्व मनी समझो क्या होता है। रिजर्व मनी 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन, जो पैसा मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, एक बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, एक अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ओवरऑल आप यहां पे ये समझिए कि रिजर्व मनी ये जो 3 फैक्टर से मिलकर बनी, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है करेंसी इन सर्कुलेशन। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। ये क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं।
करेंसी इन सर्कुलेशन क्या होता है? ये वो नोट हैं जो कि सर्कुलेशन में, रूपी कॉइंस, स्मॉल कॉइंस। तो रूपी कॉइंस एंड स्मॉल कॉइंस इन द बैलेंस शीट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 10 रुपए के कॉइंस हैं जिनको अक्टूबर 1969 से लेकर अब तक इशू किया गया है। 2 रुपए के कॉइंस हैं जिनको नवंबर 1982 से लेकर अब तक इशू किया गया है। 5 रुपए के कॉइंस हैं जिनके नवंबर 1985 से लेकर अब तक इशू किया गया है। और करेंसी विद पब्लिक को कैलकुलेट करने के लिए आप ओवरऑल करेंसी में से कैश विद बैंक को माइनस करेंगे, जो कि कैश विद जो बैंक है ना, वो तो बैंक के पास है, वो मार्केट में लोगों के पास तो ही ना है। तो बैंकों के पास जो कैश है उसको आप करेंसी इन सर्कुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। सच में जो पैसा मार्केट में घूम रहा है उसी को आप करेंसी इन सर्कुलेशन में इंक्लूड करेंगे। तो लोगों के हाथ में जितना पैसा घूम रहा है, एक तो वो हो गया करेंसी इन सर्कुलेशन। दो और यहां पे हैं कंपोनेंट जिनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस करेंसी सर्कुलेशन से कम है। एक है बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई क्या बोलता है? रिप्रेजेंट्स बैलेंसेस मेंटेन्ड बाय बैंक्स इन द करंट अकाउंट विद द रिजर्व बैंक मेनली फॉर मेंटेनिंग कैश रिजर्वेशन वर्किंग फंड्स फॉर क्लियरिंग एडजस्टमेंट। देखिए जो बैंक है, आईसीआईसीआई, आपका पीएनबी, एसबीआई, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, ये सब बैंकों के कुछ डिपॉजिट आरबीआई के पास रहते हैं। आपको कैश रिजर्व रेशियो के बारे में पता होगा। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो 3.5% है तो 100 रुपए में से 3.5 रुपया तो सीधे सीधे एज सीआरआर बैंक आरबीआई के पास रख देंगे। तो कैश रिजर्व रेशियो। फिर भाई एडजस्टमेंट्स को रियल टाइम में क्लियर करने के लिए जो भी पैसा लेना देना, उसमें जो भी पैसा खर्च होता है, वर्किंग फंड्स फॉर क्लियरिंग एडजस्टमेंट्स। देखिए आरबीआई, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स के आपस में भी बहुत सारे रियल टाइम एडजस्टमेंट चलते हैं पैसों के, तो उनको भी यहां पे बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई में रखा गया है। तो बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई भी आपका हाई पावर्ड मनी में आता है। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई भी हाई पावर्ड मनी में आते हैं, जैसे कि डिपॉजिट फ्रॉम फॉरेन सेंट्रल बैंक, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये तीन चीजें बन के बनती है क्या? रिजर्व मनी। इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। और ये रिजर्व मनी नवंबर 2020 के एंड पे कितने पहुंच गया था? 15% पे पहुंच गया था। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, ये जो रिजर्व मनी है इसमें से बहुत सारा रिजर्व बैंकों के पास पड़ा होगा। तो एट द एंड लोगों के हाथ में जो पैसा पहुंचा वो था 12.5%। और ये 12.5% अच्छा खासा है इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो चूंकि 12.5% पैसा एक्स्ट्रा लोगों के हाथ में पहुंचा हुआ है, 15% अगर रिजर्व मनी हाई पावर्ड मनी है जिसमें से 12.5 सीधे सीधे लोगों के हाथों में घूम रहा है, तो ओवरऑल सिस्टम का जो इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ा हुआ होगा। लेकिन अभी यहां पे इस 12.5% के नंबर को सरकार और आरबीआई कम नहीं करना चाहती, क्योंकि आरबीआई क्या बोल रही है? अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई बोल रही है कि अगर हमने इस एक्सेस पैसे को मार्केट से खींचना शुरू किया, करेंसी सर्कुलेशन को कम करना शुरू किया, तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा। इस समय पे लोगों के हाथ में पैसा रहना जरूरी है, क्योंकि लोग ज्यादा खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में, इकोनॉमी नेचुरली ग्रो करेगी। अगर हम लोगों के हाथ से पैसा खींच लेंगे, रिजर्व मनी को कम कर देंगे, हाई पावर्ड मनी को कम कर देंगे, तो पहले ही कोरोना के पैंडेमिक चलते लोगों के हाथ में कम पैसा है, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस ये होता है। लेकिन एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ साथ 2020-21 में तो इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है। 2021-22 में अगर ये अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और सीवियर हो सकती है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है यहां पे। उसके साथ साथ दोस्तों, मैंने आपसे रिजर्व मनी की बात की, तो नैरो मनी, ब्रॉड मनी, बहुत तरीके की मनी होती हैं। M1, M0, M1, M2, M3, M4, जिनको आप बोलते हो मॉनेटरी एग्रीगेट्स, मनी सप्लाई इन इंडियन इकोनॉमी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स या फिर मनी सप्लाई इन इंडियन इकोनॉमी, मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं। फिर भाई अब प्रॉब्लम यह है कि कॉन्ट्रैक्शनरी मोमेंटम चल रहा है, जीडीपी कम हो रही है। तो भाई जीडीपी को कम करने के लिए, इकोनॉमी जो नीचे जा रही है उसको ऊपर बढ़ाने के लिए हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चाहिए। अभी हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चाहिए तो सरकार को पैसा ज्यादा खत्म करना पड़ेगा। लेकिन बोला यहां पे जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल डेफिसिट को कंटेन करना चाहती है। फिजिकल डेफिसिट एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती। अब अगर गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंडिचर करना है, ज्यादा, आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी डिमांड बढ़ानी है, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, तो भाई फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ेगी। तो पहले तो ये एज्यूम किया जा रहा था कि 2020-21 में इंडिया की फिजिकल डेफिसिट 8% पहुंच सकती है। अब सोचिए दोस्तों, 3-3.5% टारगेट करती है सरकार अपनी फिजिकल डेफिसिट रखने की। ओवरऑल और सरकार का टारगेट है
कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम अपनी फिजिकल डेफिसिट को 3 से 3.5% की रेंज में पहुंच रखेंगे, और यहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2020-21 में फिजिकल डेफिसिट 8% तक पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा अब बोला जा रहा है, सरकार जिस हिसाब से खर्चा कर रही है, यह बोला जा रहा है कि 2020-21 में हमारी जो फिजिकल डेफिसिट है वो 6% रहेगी। 6% रहेगी, मतलब हम लोग 2% का एक्सपेंडिचर सरकार कम कर रही है। और जब 2% का एक्सपेंडिचर सरकार कम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट कंजम्पशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रुक जाएगा। और जब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रुकेगा तो जितनी तेजी से इकोनॉमी रीबाउंड करना चाहिए उतनी तेजी से इकोनॉमी रीबाउंड नहीं करेगी। यहां पे जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिकल पंडित हैं, फाइनेंशियल पंडित हैं, सबका यह बोलना है कि भैया प्राइवेट सेक्टर नहीं बढ़ पा रहा है तो गवर्नमेंट खर्चा करे। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम अनसस्टेनेबल तरीके से खर्चा नहीं कर सकते, हम एक लिमिट तक ही खर्चा करेंगे। तो सब गवर्नमेंट को करिए आ रहे हैं कि तुम खर्चा करो, गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम हिसाब से खर्चा करेंगे, पता चला खर्चा कर करके हम भी गरीब हो गए। तो यहां पे क्लैश चल रहा है इकोनॉमिक आइडिया में कि भाई इकोनॉमी में हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसके बेसिक पे एक क्लैश चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं, अ सैड फैक्ट इज दैट ओवर द पास्ट डिकेड इन्वेस्टमेंट रेट हैज बीन फॉलोइंग। 2018-19 द रेट फेल फ्रॉम 32.2% ऑफ जीडीपी फ्रॉम 38.9% इन 2011-12। यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला ये जा रहा है कि देखिए सरकार खर्चा कम कर रही है वो एक अलग बात है, कोरोना का पैंडेमिक आ गया ये एक अलग बात है, लेकिन एक और चीज है यहां पे कि भाई देखिए इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी इकोनॉमिकली कितना ग्रो कर रही है ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट कैसा है, बाहर के इन्वेस्टर्स आके उस इकोनॉमी में कितना पैसा पंप इन करने के मूड में है। तो अगर आप बात करो 2018-19 की, तो 2018-19 में 32.2% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट हुआ और 2011-12 में 38.9% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट केवल फॉरेन से हुआ, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों मिला के है ये। तो कल की डेट में आप ये मान लीजिए कि आप में से किसी को एक पेंसिल बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, तो आपने एसबीआई बैंक है और एसबीआई बैंक से 15 करोड़ रुपए का लोन लेके आपने एक पेंसिल की फैक्ट्री डाली। तो वो जो 15 करोड़ रुपए आपने लोन लेके पेंसिल की फैक्ट्री डाली है ना, उसको इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाएगा। तो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी आके इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रही है उनको भी इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज रेट है वो गिर रहा है। तो 2011-12 में ये इन्वेस्टमेंट रेट था 38.9% ऑफ जीडीपी, 2018-19 में ये 32.2% ऑफ जीडीपी पे आ गया है। तो भाई इस इन्वेस्टमेंट रेट के गिरने के चलते भी इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे मेजर्स लेना चाहिए जिससे कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो एक मेजर तो तगड़ा ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट को आप कम कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट प्लानट को इंडिया में अच्छा करिए। तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है जिससे पैसा निकाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में खर्च किया जा सकता है, ये एक अच्छा स्टेप है। सरकार को और बहुत से अच्छे स्टेप्स लेके आने चाहिए, क्योंकि जो चाइना जैसी कंपनीज इतनी ऊपर उठ के आ रही हैं, वो क्यों उठ के आ रही हैं? क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट करती है। कुल मिला के एंड में बोला क्या जा रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट भी जरूरत है, साथ साथ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत से नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं कंट्री को ग्रो करने के लिए, जैसे सोशल कोहेजन। अब यहां पे सोशल कोहेजन में बहुत सारी बातें इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ऑथर। सोशल कोहेजन में ऑथर क्या बोल रहे हैं कि भैया फार्म बिल्स के ऊपर इतना एजिटेशन चल रहा है, लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर इतना एजिटेशन चल रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर इतना एजिटेशन चल रहा है। सरकार ने ऐसे बहुत से स्टेप्स ले लिए हैं कि ओवरऑल इंडियन सोसाइटी बटी हुई है। तो जब इंडियन सोसाइटी बटी हुई है तो इंडस्ट्रियल क्लाइमेट कैसा हो सकता है, ये इनडायरेक्टली यहां पे रंगराजन साहब बोलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रंगराजन साहब ये भी बोल रहे हैं कि जो भी आप रिफॉर्म लेते हो ना, उन रिफॉर्म्स की टाइमिंग, सीक्वेंसिंग और कंसेंसस बिल्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं ये पॉइंट सही है। फार्म लॉस पास कराए गए, अभी ये फार्म लॉस अगर प्रॉपर तरीके से बातचीत करके थोड़े बहुत अमेंडमेंट करके पास कराए होते तो उसमें कंसेंसस होता, तो आज की डेट में जो बवाल हो रहा है वो नहीं होता। लेबर रिफॉर्म्स आपने कोरोना के पैंडेमिक के दौरान पास करा दिए, तो इससे तो लोगों के दिमाग में डाउट आएगा ना। अगर आप किसी तरीके के रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं इस देश के लोग भी समझते हैं कि रिफॉर्म जरूरी है, बट जिस प्रकार से आप रिफॉर्म लेके आ रहे हो वो सही नहीं है। सरकार का क्या कहना है कि भाई पहले की सरकारें तो रिफॉर्म लेके ही नहीं आ पाती थी, एक बिल सालों तक पेंडिंग रहता था पार्लियामेंट में, ये भी सरकार का कहना सही है। देखिए अब ये दो एक्सट्रीम एंड्स हैं। एक तरफ अगर आप कंसेंसस बिल्डिंग पे जाओगे तो सालों लग जाएंगे बिल को पास कराने में, दूसरी तरफ अगर आपने तेजी से बिल पास करा दिया तो आपका ऐसा पोजीशन हो रहा है। डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना जैसी कंट्रीज में जाइए, बिल पास कराना तुरंत पास, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, रोकोगे टोकोगे गोली मार देंगे, गायब हो जाओगे घर से। तो वो इंडिया में तो हो नहीं सकता भाई, इंडिया में एक डेमोक्रेसी है। तो भाई यहां पे एंड में क्या सम अप कर रहे हैं ऑथर,
इंडिया का गोल है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना 2025 तक। अभी के रेट से तो लग नहीं रहा कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएंगे, क्योंकि 2019 में इंडिया की इकोनॉमी थी एट $2.7 ट्रिलियन, और $5 ट्रिलियन पहुंचने के लिए हमको अगले 6 साल में पर साल 9 ईयर के इंटरेस्ट रेट पे बढ़ना है, और हम 2020-21 और 2021-22 में तो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। तो मतलब $5 ट्रिलियन पहुंच पाना बस एक टारगेट है, लग नहीं रहा कि हम पहुंच पाएंगे। फिर बात करते हैं अगले आर्टिकल की, स्टॉपिंग द स्लाइड ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, पॉलिसी मेकर्स नीड टू फोकस ऑन द लार्जर पिक्चर विद स्टेप्स बीइंग टेकन टू रिक्लेम द स्पेस अंडर पब्लिक केयर। इंडिया की हेल्थ केयर सेक्टर की बात की जा रही है, और इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर को बोला जा रहा है डार्क इको चैम्बर, और ये सही में डार्क इको चैम्बर है दोस्तों। इंडिया का 70% हेल्थ केयर सेक्टर प्राइवेट पे है और 30% हेल्थ केयर सेक्टर पब्लिक है। प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर को एडवांस माना जाता है, और कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर को उतना एडवांस और एफिशिएंट नहीं माना जाता है। हम एक ऐसे देश हैं जहां पे 80% लोगों के पास किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं है हेल्थ के लिए, और 62% लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन करवाएंगे, जो भी टेस्ट करवाएंगे, दवाइयां लेंगे, उसका 62% खर्चा हम लोग अपनी जेब से करेंगे। तो यहां पे होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ओवरऑल जो सरकार का खर्चा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ ज्यादा होना चाहिए, बट पब्लिक स्पेंडिंग इज ओनली 1.13% ऑफ जीडीपी, जो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला के। और ह्यूज शॉर्टेज है भाई हेल्थ केयर वर्कर्स की, नर्सेस कम है, मिडवाइफ्स कम है, पॉलिसी मूव्स और प्लान्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। और नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक ने सब कुछ सामने लाके रख दिया। तो पहले जो हेल्थ सेक्टर हमको थोड़ा बहुत सही नजर आता था, कोरोना के पैंडेमिक के बाद समझ में आया कि इसके हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब है। प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनीज की जो रियल औकात थी वो लोगों के सामने आ गई है। कोरोना में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 दिन के 2.5-2.5, 3-3, 4-4, 5-5 लाख के बिल बना दिए गए हैं। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें यहां पे हम बात करते हैं। व्हेन द मार्केट लीव्स आउट मेजॉरिटी, देखिए यहां पे थोड़े से ट्रिकी स्टेटमेंट है, तो मैं स्टेटमेंट पहले आपको पढ़ दूंगा बहुत सारे, बाद में उनका मतलब समझा दूंगा, आप बस वीडियो पे ध्यान दीजिए। व्हेन द मार्केट लीव्स आउट द मेजॉरिटी और हैज एन इंसेंटिव टू क्रीम ऑफ, the public sector would have to step in for allocation and production of health services. The fact is 85% of the population cannot afford high cost corporate private health care. क्या मतलब बोला जा रहा है कि भाई अगर आपने हेल्थ के सेक्टर में सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया, तो मार्केट तो प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, कॉमर्शियल मोटिव पे काम करता है। तो मार्केट तो भाई उस हेल्थ केयर पॉपुलेशन को कैटर करेगा जहां से उसकी कमाई होगी, जहां से उसकी कमाई नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएगा। और सच्चाई यह है कि इंडिया में 85% ऑफ द पॉपुलेशन हाई कॉस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ केयर को नहीं अफोर्ड कर सकती। तो इनडायरेक्टली कहने की कोशिश क्या की जा रही है कि मार्केट सिर्फ 15% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए बनेगा, हॉस्पिटल सिर्फ 15% ऑफ द पॉपुलेशन को केटर करेंगे और इनसे ही वो पैसा निकाल लेंगे। बाकी 85% उनके लिए नॉन एग्जिस्टेंट है, और बाकी 85% उनके लिए नॉन एग्जिस्टेंट है, तो देश के हेल्थ सेक्टर की क्या ही हालत होगी आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, वेयर डिमांड इज क्रिएटेड बाई द लेटर, मतलब बाय द लेटर मतलब 15% बचे हुए, होमोनाइजिंग ऑल सम मार्केट्स सच एज प्रिवेंटिव, जनरल, स्पेशलिस्ट, इमरजेंसी, रेमेडियल, वेयर इंड्यूसमेंट इज द नॉर्म, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अनसस्पेक्टिंग इज इनएविटेबल. While too little is being done too slowly to have an impact, private hospital gains under the social insurance scheme is the interregnum. अब समझिए 85% जनता हाई कॉस्ट केयर को अफोर्ड नहीं कर सकती, 15% जनता हाई कॉस्ट केयर को अफोर्ड कर सकती है। अभी 15% वाले हॉस्पिटलों में जाके इलाज करवा रहे हैं, उन 15% का एक्सप्लॉयटेशन कितना हो रहा है उसके ऊपर कमेंट करना छोड़ो। 85% ऑफ द पॉपुलेशन, इसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत तगड़े से हो रहा है। क्योंकि पहली बात तो ये 85% ऑफ द पॉपुलेशन हाई फाई मेडिकल कॉस्ट को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। मान लीजिए उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ भी गया, तो उनको ये प्राइवेट हॉस्पिटल इंड्यूस करके अपने पास बुलाते हैं। इंड्यूसमेंट चल रहा है नॉर्म, कि अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो अपना इलाज कराने के लिए, तो वहां पे आपको अलग अलग टेस्ट कराने को बोला जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, टेस्ट करा लो। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताता हूं दोस्तों। मैं चेन्नई में था 2015 में, 28 दिसंबर 2015 की बात थी। तो मेरा एक्चुअली में एकदम से जगह चेंज हो गई थी, मैं दिल्ली से चेन्नई गया। अभी मैं दिल्ली से चेन्नई गया तो एकदम से खाना पीना सब बदल गया। तो वहां पे साउथ इंडियन खाना, और साउथ इंडियन खाना नो डाउट बहुत अच्छा होता है। तो वहां पे डाइट में सांभर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और सांभर एक हाई प्रोटीन कंटेंट है, चूंकि सांभर में दाल वगैरह होती है। तो सांभर रोज सुबह शाम खाने, दोपहर में खाने लगा तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई।
तो एसिडिटी में होता क्या है कि आपको सीने में हल्की हल्की जलन होती है। अब मुझे समझ में नहीं आया, मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं, मैंने कहा यार सीने में जलन क्यों हो रही है, कुछ हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो एक दो लोगों ने बोला कि जाओ भाई डॉक्टर को दिखा लो। तो मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास पहुंचा वहां पे दिखाने के लिए। सोचिए 27-28 साल मेरी उम्र है और मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जा रहा हूं। चलिए ठीक है, हार्ट स्पेशलिस्ट ने बोला कि आपकी हार्ट बीट में कुछ अलग 3-4 प्रकार की हार्ट बीट आ रही है, आप ये टेस्ट करा लो। मैं डर गया भाई, मैंने कहा भैया ये कैसी हार्ट बीट, वो आज सुनाई पड़ रही है इसको भाई, वो पीठ में और पेट में जाने कहां कहां स्टेथोस्कोप लगा के देख रहा है। मैंने कहा ठीक है सर टेस्ट कराता हूं। टेस्ट हुए 13,000 रुपए के, और 13,000 के एंड में बोला कि कुछ नहीं हुआ आपको, और सारे टेस्ट उसी के क्लिनिक में हुए, और 13,000 रुपए उड़ गए। और 13,000 भाई मायने रखते थे, प्लस उसकी 1,000 रुपए की कंसल्टेशन फीस। तो एंड में मुझे लगा कि यार उल्लू बना दिया इसने मेरा। सिंपल एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, सांबर को डाइट में कम करना था, थोड़ा हेल्दी खाना खाना था, फ्रूट्स वाला, प्रॉब्लम सॉल्व थी। लेकिन पता ही नहीं है। तो इस तरीके से इंड्यूसमेंट होता है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, बेवकूफ बनाया जाता है लोगों को कि आप प्राइवेट हेल्थ केयर को ले लो, जबकि एंड में मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम आपको कुछ होती नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही में प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों को हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाए। तो सबसे खास बात दोस्तों यहां पे ये है, while too little is being done too slowly to have any impact, private hospital gain under the social insurance scheme in the interregnum। यहां कौन सी सोशल इंश्योरेंस स्कीम की बात हो रही है? यहां पे आयुष्मान भारत स्कीम की बात हो रही है। अब आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में देखते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम देता क्या है? ये हेल्थ कवरेज को प्रोवाइड करता है 10 करोड़ हाउस होल्ड्स को या 50 करोड़ इंडियंस को, जिसमें हर फैमिली को 5 लाख का कवर दिया जाता है इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों आते हैं। अभी हर इलाज तो आप पब्लिक हॉस्पिटल में जाके करा नहीं सकते हो, हर इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा ओवर फंक्शन है, तो बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अब जब बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम, इसके बारे में आप यहां पे पढ़ सकते हैं, आपको और आइडिया लग जाएगा। तो भाई आयुष्मान भारत के अंदर जब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं, अभी के लिए देखा जाए तो आयुष्मान भारत के अंदर 12 करोड़ कार्ड होल्डर्स है, लेकिन केवल 1.27 करोड़ कार्ड होल्डर्स ने इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग प्राइवेट हेल्थ के सेक्टर में गए। अब होता यह है दोस्तों कि जब ये प्राइवेट हेल्थ के सेक्टर में इलाज कराने जाते हैं, ज्यादातर केसेस में सीवियर इलनेसेस नहीं होती हैं, लेकिन ये इंश्योरेंस एजेंट जो कि आयुष्मान भारत की स्कीम को प्रोवाइड करते हैं, वो प्राइवेट हेल्थ केयर के डॉक्टर्स ये क्या चाहते हैं कि ये जो 5 लाख का कवर है ना सालाना, इसमें से ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल लिया जाए। तो ये पेशेंट्स को बार बार बोलेंगे कि आप ये टेस्ट करा लो, आप ये टेस्ट करा लो, आप ये टेस्ट करा लो। अभी क्या है कि जब गवर्नमेंट पैसा दे रही है ना, तो गवर्नमेंट के सामने आप ये नहीं दिखा सकते कि किसी टेस्ट के आपने बहुत ज्यादा पैसे लिए, लेकिन वो टेस्ट को और प्रोसीजर को और सर्विसेज को कुछ इस प्रकार से देते हैं कि कुछ सर्विस देंगे, कुछ नहीं देंगे, और ओवरऑल जो आपका बिल होगा ना, वो आपके क्लेम लेवल तक पहुंचा देंगे, यानी 5 लाख रुपए तक पहुंचा देंगे। तो इससे हॉस्पिटल अपने मतलब निकाल रहा होता है। हॉस्पिटल को पता है कि इसको भाई ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हॉस्पिटल को यह भी पता है कि 5 लाख रुपए इसको सरकार से मिल रहा है। तो जब 5 लाख रुपए इसको सरकार से मिल रहा है तो पूरा 5 लाख निकालो। ये रहती है इन हॉस्पिटल्स की स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत डेंजरस है। मेडिकल फील्ड में ये बहुत डेंजरस है, और यहां पे गवर्नमेंट ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जो भी खर्चा यहां पे किया गया है हॉस्पिटल के द्वारा, हॉस्पिटल क्लेम बना के दे देगी। गवर्नमेंट के जो भी इंस्पेक्टर्स हैं वो उसको ऑडिट करेंगे। अभी गवर्नमेंट में इतने काबिल लोग बैठे नहीं है कि वो जान पाए कि हॉस्पिटल ने उल्लू बनाया है या सही में ट्रीटमेंट किया है। वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करिए तो यूनाइटेड स्टेट्स में जब ओबामा केयर बिल आया था, उसमें हेल्थ केयर कॉस्ट जो कि सरकार को भरनी थी, तो जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने जितने भी हेल्थ केयर के बिल बनाए, उन बिल को वेट करते थे वो डॉक्टर्स, वो प्रोफेशनल्स जो एक्सपर्टाइज थे हेल्थ केयर सेक्टर में। तो ये डॉक्टर्स पॉइंट आउट कर देते थे इन प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने कि आपने ये अननेसेसरी प्रोसीजर किया है, ये अननेसेसरी इंटरवेंशन किया है, इसकी जरूरत नहीं थी, आपने ये क्यों किया है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में गवर्नमेंट के पास सिंपली वो मीन्स ही अवेलेबल नहीं है कि वो ये पता कर सकें कि सरकारी ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बिल बनाया है आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर, ये कितना सही और कितना गलत है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में। ओके, और इस मेजर प्रॉब्लम का हमारे पास करंट में कोई इमीडिएट सॉल्यूशन है भी नहीं। तो जहां पे ये सोशल इंश्योरेंस स्कीम एक इक्विलिब्रियम लेके आ रही है, इक्विलिब्रियम मतलब वो लोग जो ट्रेडिशनली हेल्थ फैसिलिटी से दूर थे, कहीं ना कहीं हेल्थ फैसिलिटी उनको अवेलेबल कराई जा रही है। कहीं ना कहीं जो एसिमेट्रिकनेस थी, अनइक्वलनेस थी, इसको थोड़ा स्टेबलाइज किया जा रहा है। उसके बाद भी ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से डिमांड को क्रिएट कर रही है, इस तरीके से पेशेंट्स को इंड्यूस कर रही है कि उनका बिल बना के उनसे पैसा निकाला जा सके। प्रॉब्लम उनको हो चाहे ना हो, ये एक अलग बात है। तो देखिए यहीं पे यहां पे लिखा हुआ है,
The pervasive demand inducement has an impact in terms of increases in health expenditure. This results in an upward bias in insurance premium, which in turn creates a fiscal externality in long term. In health economics, where competitive equilibrium often does not exist, the behavior of a private corporate hospital is skewed in favor of profitability. यानी एक प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का जो बिहेवियर है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है, और जब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है तो भाई नॉन पुअर और रिच के ट्रीटमेंट में फर्क आ जाएगा, और नॉन पुअर में वो तब तक अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे जब तक उसके इंश्योरेंस के सारे पैसे ना निकल जाए। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में पुअर की हालत बिल्कुल ही खराब होगी, नॉन पुअर थोड़े बेटर ऑफ होंगे। सबसे बेटर पोजीशन में तो ऑब्वियसली रिच है, क्योंकि उनके पास पेइंग कैपेसिटी है। पुअर तो किसी भी हाल में पिक्चर में आता ही नहीं है, और नॉन पुअर ये थोड़ा बहुत पिक्चर में आते हैं, बट एंड में ये भी एक्सप्लॉइटेड रहेंगे। और साफ बात ये है, आयुष्मान भारत के अंदर आप सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए इंश्योरेंस दे रहे हो, लेकिन जब सेकेंडरी और टर्शरी केयर सीधे सीधे इंश्योरेंस मॉडल इस्तेमाल करके प्राइवेट सेक्टर के पास रहेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल्स में पैसा खर्च ही नहीं करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो स्टेट है, सरकार है, ये पब्लिक हॉस्पिटल में पैसा खत्म ही नहीं करेगी। अरे आयुष्मान भारत तो एक ऐसी स्कीम है जिसको आप तब तक इंप्लीमेंट करो जब तक स्टेट अपने हॉस्पिटल्स को इंप्रूव नहीं कर लेता। अगर गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स को इंप्रूव कर लेता है तो जरूरत ही नहीं प्राइवेट सेक्टर की। अभी आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को इंप्रूव करो ही मत, और केवल ये बोलो कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर लोगों को हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी क्या है ये तो प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा ना। और प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है ये तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो ये ओवरऑल यहां पे इसका एनालिसिस निकल के आ रहा है। इंडिया की बात की जाए हेल्थ प्रॉब्लम की, तो इंडिया में हेल्थ में 80-20 रूल है। 20% लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकते हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हॉस्पिटल जाना जरूरत भी नहीं समझते हो। 40% लोग ऐसे हैं जो नॉन पुअर हैं, जो कि अफोर्ड करते हैं बट काफी डिफिकल्टी से अफोर्ड करते हैं। और ये जो नॉन पुअर लोग हैं ना, हर साल 7 करोड़ नॉन पुअर लोग पोवर्टी में जाते हैं। किसकी वजह से? मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। और उसके साथ साथ लोगों के प्रति देखिए, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं ना वो करप्ट तरीके से काम करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल करप्ट तरीके से काम करते हैं, जिसके चलते मेडिकल सर्विसेज का एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी कम है, क्वालिटी मैन पावर की अवेलेबिलिटी कम है, और रेंट सीकिंग बिहेवियर मतलब कैसे ना कैसे करके इसकी जेब से पैसा निकालो। गब्बर मूवी देखी ना, अभी उसमें गब्बर मूवी में तो चलिए थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम दिखाया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता जरूर है। तो अब जब जरूरत से ज्यादा किसी एक जगह पे लोगों के पैसे खत्म होने लगते हैं, तो लोग चीपर अल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं, और चीपर अल्टरनेटिव में वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाने लगते हैं। अभी 80% लोग अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाएंगे जो कि पेशेंट्स को देखने के लिए वेल ट्रेंड ही नहीं है, ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स डिफॉल्ट मोड में एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स प्रेस्क्राइब करते हैं। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होता है सुपर बग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत डेंजरस चीज आज की डेट में। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है दोस्तों, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आप सुपर बग्स मेरे नाम के साथ सर्च मारिए या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, वहां पे मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आगे आने वाली है। और हम यहां पे ऐसा बोले कि एक डोरमेंट वॉल्केनो पे बैठे हुए हैं। डोरमेंट वॉल्केनो मतलब अगर एक लिमिट से ज्यादा आप एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करोगे, स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करोगे, तो इनके प्रति इम्यूनिटी आ जाएगी। किसके अंदर? उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनको ये एंटीबायोटिक स्टेरॉइड मारते हैं। और अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इम्यून हो गए तो आदमी का मरना तय है, फिर आदमी को कोई बचा नहीं पाएगा। ये सब यहां पे बातें बताई जा रही हैं। तो भाई इस पूरी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन क्या निकाला जा रहा है, कैसे आप हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं? तो 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं चीजों को ठीक करने के लिए। पहली बात तो उन नंबर ऑफ डॉक्टर्स को बढ़ाइए जो कि रूरल एरिया में सर्व करें। जब भी कोई डॉक्टर अपनी डिग्री लेके निकलता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाना चाहिए कि आपको इतने समय तक रूरल एरिया में सर्व करना है। बट डॉक्टर्स नॉर्मल कर रूरल एरिया में जाना नहीं चाहते। 5-7 साल तो उनका पढ़ाई में लग जाता है, 2-3 साल उनका प्रैक्टिस में लग जाता है। एंड में वो एक ऐसी सिचुएशन में खड़े होते हैं जहां पे वो सोचते हैं कि भाई कुछ पैसा कमाया जाए, और वो पैसा रूरल इलाकों में नहीं कमाया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर्स प्राइवेट सेक्टर में रहना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी कमाई होती है। दूसरा, आप लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर वाली चीजों को शुरू कर दो। अब ये लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या है? आजादी से पहले दोस्तों रूरल इलाकों में प्रैक्टिस करने के लिए होता यह था कि आप मेडिकल कॉलेज में जाओ। अभी मेडिकल कॉलेज में उस समय पे ये होता था कि 2 प्रकार के कोर्सेज होते थे। एक तो ऐसा कोर्स होता था जो कि 5 साल का होता था, जिसमें सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा होता था। एक ऐसा कोर्स होता था जिसमें वो 5 साल का ही होता था बट सिलेबस छोटा होता था। तो छोटे सिलेबस वाले को लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते थे, जो कि कम पढ़ाई में एक डॉक्टर डिग्री लेके निकलता था और रूरल एरिया में अपने आप को पोस्ट कर लेता था। समझ के बात को? तो ये था लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर।
बाद में आजादी के बाद इंडिया में बोला गया कि नहीं भाई, डॉक्टर की एक ही डिग्री बोलनी चाहिए, एक डिग्री ज्यादा कोर्स वाली और एक डिग्री कम कोर्स वाली ये सही नहीं है, इसलिए लाइसेंशिएट मेडिकल प्रैक्टिशनर को खत्म कर दिया गया। अब बोला जा रहा है कि नहीं भाई, भले ही बड़ा सिलेबस ना पढ़ के थोड़ा कम पढ़ के डॉक्टर्स आए, बट कम से कम रूरल इलाके में जाएं तो, क्योंकि रूरल इलाके में आज की डेट में डॉक्टर्स है ही नहीं। तीसरा क्या बोला गया, टू एम्पावर ग्रेजुएट्स ऑफ बीएससी नर्सिंग टू बी नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स। देखिए अगर नर्सेस की बात की जाए दोस्तों, तो नो डाउट नर्सेस हेल्थ केयर सेक्टर में एक मेजर रोल प्ले करती हैं, चाहे वो फीमेल नर्सेस हो चाहे मेल नर्सेस हो। बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस को इंडिपेंडेंटली हैंडल करती हैं नर्सेस गवर्नमेंट फैसिलिटीज में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जहां पे डॉक्टर है ही नहीं या बहुत कम समय के लिए हैं, वहां पे भी नर्सेस मेडिकल केसेस को टैकल करती हैं। नर्सेस हैं तो ज्यादातर फीमेल हैं, तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ का भी वो ध्यान रखती हैं। तो बीएससी नर्सिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स बना के आप कुछ हद तक ये जो मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है ना, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये 3 प्रॉब्लम बताई गई हैं, जिन 3 प्रॉब्लम के दम पे आप कुछ हद तक ये जो मेडिकल फील्ड में क्राइसिस चल रही है हमारे सामने, इस पे ध्यान दे सकते हैं। और एक और बात यहां पे बताई गई कि भाई देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर को प्राइमेसी देना जरूरी है। अभी जितना पैसा खत्म किया जा रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर पे, कम से कम 3 गुना ज्यादा पैसा खत्म किया जाना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर पे। अगर किसी को शुरुआत में प्रॉब्लम है तो शुरुआत में उसकी प्रॉब्लम को सही कर दो, सबसे बेस्ट है। प्राइमरी हेल्थ केयर में स्पेसिफिक कोर्सेज होने चाहिए। अभी के लिए जब कोई डॉक्टर बनता है तो क्या बोलता है, अरे भाई सर्जरी करेंगे, अरे भाई कैंसर केयर में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये मेजर फील्ड्स माने जाते हैं डॉक्टर के लिए। लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर कुछ माने ही नहीं जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या समझाता है, अरे पट्टी करने कौन जाएगा, अरे ये कैसा डॉक्टर है, वो नर्सेस पे छोड़ दिया जाता है। तो नहीं, ग्रेजुएट डिग्री डॉक्टर्स की प्राइवेट प्राइमरी हेल्थ केयर में स्पेशलाइजेशन के साथ होनी चाहिए, ताकि लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर में भी एक अच्छा फ्यूचर नजर आए। उसके बाद भाई ये भी जरूरी है कि हमारे यहां पे जो नर्सेस की शॉर्टेज है उसको कम किया जाए। इंडिया में पर डॉक्टर 0.6 नर्सेस हैं। डब्ल्यूएचओ का नाम क्या है कि पर डॉक्टर 3 नर्सेस होनी चाहिए। इंडिया में बिहार, उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न स्टेट्स में नर्सेस की बहुत भारी कमी है। ज्यादातर नर्सेस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और नर्सेस साउदर्न इंडिया में कंसंट्रेटेड है। तो एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। और यह भी जरूरत है कि बहुत सारी नर्सेस जो कि इंडिया से पढ़ के देश के बाहर निकल जाती हैं, उनको इंडिया में रोका जाए एक अच्छी पे और सर्विस कंडीशंस देके, ताकि इंडिया के हेल्थ सेक्टर को सुधार जा सके, जो कि बिल्कुल ही डिसएडवांटेज चल रहा है अभी के लिए। ठीक है भाई, जितना सही तरीके से समझा सकता था मैंने समझा दिया। फाइनल आर्टिकल पे आते हैं। स्मोल्डरिंग अनरेस्ट, इनइक्विटेबल लेबर कैपिटल रिलेशंस कुड हिट इंडियाज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्रेडो। रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली हुआ ये कि ग्लोबल पर्सनल टेक्नोलॉजी मेजर, अभी एप्पल का तो नाम आपने सुना ही है, एप्पल क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है ये भी आपने सुना है। एप्पल का एक ताइवानी सप्लायर है विंस्ट्रॉन, और ये विंस्ट्रॉन एप्पल के फोन और एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाने की फैक्ट्री को पूरी दुनिया में चलाता है। ताइवान में चलाता है, चाइना में चलाता है, इंडिया में चलाता है। ठीक है भाई, रिसेंटली हुआ यह है कि एप्पल ने जितने भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स दिए थे विंस्ट्रॉन को, उसको कुछ समय के लिए होल्ड पे डाला है। ओके, अब ये जो विंस्ट्रॉन के ऑर्डर्स थे, क्या ऑर्डर थे, एप्पल विंस्ट्रॉन कंपनी को ठेका देता है कि भाई तुम इतने एप्पल आईफोन बनाओगे, इतना ये बनाओगे, उतना वो बनाओगे, तो विंस्ट्रॉन को अच्छा खासा पैसा मिलता है। विंस्ट्रॉन की यूनिट्स दुनिया भर में, एक यूनिट विंस्ट्रॉन की कोलर नाम की जगह कर्नाटका में भी है, जहां पे 12 दिसंबर को थोड़ा सा वायलेंस हुआ था। यहां पे बहुत सारे वर्कर्स ने यह बोला कि भाई हमारे ड्यूज हमें पे नहीं किए गए, हमारी सैलरी हमको सही समय पे नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो वायलेंस हुआ उसके चलते विंस्ट्रॉन ने बोला कि भैया हमको 437 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा अलर्ट हो गई, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस समय पे इंडिया का माहौल बहुत ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली दिखाना चाहती है। हम कंपीट कर रहे हैं दुनिया भर की कंट्री से, इंक्लूडिंग वियतनाम, चाइना, कि भैया वहां की कंपनीज को इंडिया में बुला के इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को सेटअप करवा पाए। और ये हम तब करवा पाएंगे जब हम इन बड़ी बड़ी कंपनीज को मक्खन लगाएंगे। अब जब इन बड़ी बड़ी कंपनी को मक्खन लगाएंगे तो ये कंपनी कितना भी हमारे लेबर को एक्सप्लॉइट करते रहे, हमें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहां पे सेंटर और स्टेट कहीं ना कहीं इस वायलेंस को दबाना चाहते थे। 160 लोगों को यहां पे अरेस्ट किया गया। सेंटर ने बीएस येदियुरप्पा, जो कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, उनसे बोला कि भैया इस इंसिडेंट को देखिए, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट हर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में जब एप्पल ने खुद ही विंस्ट्रॉन के ऑर्डर्स कैंसिल किए, तब यह पता चला कि भाई यहां पे गलती विंस्ट्रॉन की थी। सच में विंस्ट्रॉन ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी थी। सच में विंस्ट्रॉन ये जो 437 करोड़ के नुकसान का फिगर बता रहा था, ये ज्यादा बढ़ा के बता रहा था। एक्चुअली में नुकसान केवल 50 करोड़ रुपए का था। तो बात यहां पे यह है कि आप कॉर्पोरेट बेनिफिट्स के चक्कर में लेबर लॉस को पूरी तरीके से इग्नोर मत करिए। कहीं ना कहीं ये जो 1300 का स्टाफ और 8000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते थे कोलर में,
जब इन्होंने शुरुआत में ही बोला था कि भाई हमारे ड्यूज हमको नहीं मिले, उस समय पे इनको ड्यूज अवेलेबल करा देने चाहिए थे। अब आप ड्यूज अवेलेबल नहीं कराओगे तो वो तो लड़ेंगे ही ना भाई, वो गरीब आदमी वो अपना हक मांगेंगे, ठीक है। अब जब प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, एप्पल के हायर एंड के स्टाफ ने पता किया, एप्पल कंपनी को यह पता चला कि हम तो पैसा दे रहे हैं विंस्टन को, विंस्टन अपने सैलरी वर्कर्स को पैसा नहीं दे रहा है, तो ये तो विंस्टन की गलती, तो विंस्टन को अकाउंटेबल करना चाहिए। कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सरकार इस हद तक कॉर्पोरेट्स के सामने ना झुक जाए कि लेबर के डिमांड्स दिखने ही बंद हो जाए सरकार को। और कहीं ना कहीं जब एक ऐसा नया लेबर रिजीम आता है जहां नए 4 लेबर कोड्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा चीजों को बिजनेस फ्रेंडली कर रहे हैं और लेबर्स का एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, उसके चलते और शक उठेगा सरकार पे भी और कॉर्पोरेट्स पे भी। तो ये था ये रिसेंट इशू दोस्तों विंस्टन वाला। आज की डेट में यही 3 आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी मैं आपके साथ करंट अफेयर्स वीडियो में मिलूंगा। आपको जैसी वीडियो लगे दोस्तों अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितना ज्यादा आसान तरीके से हो सकता है उतने आसान तरीके से चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।